तो यहाँ तक हम जो काम कर चुके हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी चीज़ में डाउट है? कोई लिस्ट नहीं क्लियर हुई, पैराग्राफ में डाउट है, कोई लिस्ट की टाइप नहीं समझ में आई? एनीवन? नो वन? हाँ जी, नेस्टिंग हाँ जी करवा देती हूँ। बट बिफोर दैट तुम लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, वो कहाँ तक पहुँची? करी नहीं? एक बार सब स्टार्ट की तो थी जो मैंने कल दी थी कि आपको 6 हेडिंग के टैग्स लगाने हैं और पैराग्राफ डालने हैं और हर तरीके की लिस्ट भी उसके अंदर होनी चाहिए, वो करिए। तो वो कब करनी है? कंटेंट डालना है किसी चीज़ के बारे में। हाँ, चाहे नेट से कॉपी करके डालो आपने। मान लो कोई टॉपिक लिया है आपने, सपोज सोलर सिस्टम लिया है, तो सोलर सिस्टम के बारे में जो आपको नॉलेज चाहिए वो आप नेट से कॉपी करके और डाल सकते हो बड़े आराम से। लिस्टें भी डालनी है उसके अंदर प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, और हर तरीके की 4 लिस्टें आपको करवाई हैं और चारों इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एम में बैठ के उसको कंप्लीट करो। आई नीड द असाइनमेंट। ठीक है जी, एंड आई होप मंडे तक मुझे असाइनमेंट मिल जाए तो ग्रुप में सेंड कर देना अपनी पीडीएफ फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, चलो अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर शुरू कर रहे हैं। तो ये तो हम हो कर चुके हैं, मैं सेकेंड फाइल एक ले लेती हूँ। सो सेकेंड .html, तो ये हमारी सेकेंड HTML की फाइल होगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा अच्छे से काम करेंगे अलग वाला। ठीक है जी, जैसे हम बहुत देर से बात कर रहे हैं हाइपरलिंक HTML, आज हम लगाएंगे कि हाइपरलिंक किस तरीके से लगाते हैं, इमेजेस किस तरीके से हम ऐड करते हैं, और कुछ हम सीखेंगे फोल्डर के बारे में कि अगर हमें काम करना है यूजिंग लिंक, वेब पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस बनाने हैं, उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर मैं एक पेज को कनेक्ट करके बता रही हूँ, यू शुड ट्राई विद 4 और 5। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर यहाँ तक सबको? चलो अब नेक्स्ट इसके अंदर शुरू कर ले सकते हैं। लेट्स गो फॉर दी हाइपरलिंक टैग। ठीक है जी, जब भी आपको हाइपरलिंक लगाना होता है, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? द टेक्स्ट दैट एक्ट्स एज अ लिंक। कुछ ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको एक लिंक में कन्वर्ट कर सको। लिंक इज इन सेंस जिस टेक्स्ट को आप क्लिक करो और वो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ले चले। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो अब हमने इसके अंदर किसका यूज़ करना है? हमने इसके अंदर एंकर टैग को यूज़ करना है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ करना है। एंकर टैग किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का। ये देखो, ये आता पूरा एंकर को टाइप करो इस तरीके से। मैं यूजली क्या करती हूँ, मैं टाइप किया, मैंने एंड करा और मेरा एंकर टैग आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिर्फ इतना काम मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। मैंने सिर्फ टाइप करा, रुको, टाइप करा, एंटर हिट करो और एंकर टैग आ गया। सबसे पहला सजेशन ये एंकर टैग का होता है। अब ज़रा ब्रीफ में इन पूरी लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा ये जो टैग होगा इसके अंदर तो आप ये टेक्स्ट लिख सकते हो। डॉट डॉट मैंने जो लिखा है इसका मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। क्लियर यहाँ तक? और रुको मैं थोड़ा इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है जी, एंकर के बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है href। अब यहाँ तक कोई मुझे बता सकता है ये href यहाँ पे क्या है? एनीवन? कल के लेक्चर जिन्होंने लगाए हैं उनको ये पता होगा कि एंकर के बाद ये href क्या लिखा हुआ है। किसको एग्जाम्पल कर रहा है? बिल्कुल सही, एट्रीब्यूट। कि एंकर के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? उसका एट्रीब्यूट है, विच इज href। अब href की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। लिख लो href की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। कि आप जो हाइपर टेक्स्ट लेके आ रहे हो वो कहाँ से लेके आ रहे हो। तो एग्जैक्टली जो एट्रीब्यूट होता है उसकी आगे डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे हम थोड़ी इसके अंदर लिंक्स लगाएंगे। लिंक्स कितने तरीके के होते हैं? मान लो एक तो मुझे इंटरनल लिंक लगाना है, एक मुझे आउटसोर्स लिंक लगाना है। पहले जरा आउटसोर्स लिंक को समझते हैं। आउटसोर्स लिंक होते हैं जहाँ पे आपने किसी और वेबसाइट का, किसी और इंसान का लिखा हुआ कुछ कोड है या समथिंग, उसका आपको लिंक प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे एंड ज़रा वेबसाइट के अंदर जाके मैं विकीपीडिया को सर्च कर रही हूँ, विकीपीडिया होम पेज, एंड यहाँ पे मेरे पास विकीपीडिया का जो होम पेज होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिंक देख पा रहे हो सभी?
ये वाला, कैन यू टेल मी इस पूरी बार को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है इसके अंदर? ये क्या चीज़ है जो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है? सर्च बार है, ठीक है, सर्च बार भी हो सकती है। और ये हाइपरलिंक है। और इस टाइम पे क्या चीज़ है? ये पूरी चीज़ इस टाइम पे क्या है? इस टाइम वो सर्च बार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी ओपन करके है। एड्रेस है। किसका एड्रेस है? एक पूरे वेब पेज का फिलहाल इस टाइम पे वो क्या है? एक एड्रेस है। अगर मैं यहाँ तक इसको हटा दूँ, रुको, ये जो लिखा हुआ ना विकी होम पेज, यहाँ तक मैं अगर इसको हटा दूँ, मैं फिर से एंटर प्रेस करूँ, तो मैं किसी और पेज पे पहुंच जाऊंगी, मेन पेज पे पहुंच जाऊंगी या समथिंग। सो बेसिकली क्या होते हैं? ये सारे के सारे वेब पेजेस ही होते हैं। फिलहाल वापस आते हैं, और इसके अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है? HTTPS एड्रेस, डू यू नो ये क्या होता है? हाइपर, कौन सा? थोड़ा वर्ड बस चेंज है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। मतलब ये है कि जो भी हाइपर लिंक जब वो वे करते हैं फ्रॉम वन इंटरनेट टू अनदर, जैसे आईपी एड्रेस से होते हैं, ज़्यादा मैं टेक्निकल मूव नहीं करूंगी, ज़्यादा मैं आईपी एड्रेस के अंदर नहीं जाऊंगी। जब वो इंटरनेट के अंदर शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो वो क्या करते हैं? कुछ एड्रेसेस लेके चलते हैं। ये एड्रेसेस तब बनते हैं जब आप अपनी वेबसाइट को नेट में पोस्ट करते हो, कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है, जब वो नेट में ट्रैवल कर रही है। HTTP के बाद यहाँ पे एक S लगा हुआ है। ये S बताता है कि क्या आपने जो वेबसाइट खोली है, क्या वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अननोन सी वेबसाइट खोल के देख लो, या मान लो आपके किसी फ्रेंड सर्कल ने आपको कोई लिंक भेजा। अब जैसे आपने वो लिंक के ऊपर क्लिक करा, सो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि गूगल उस लिंक को ओपन नहीं करने देता, वो कहता है नॉट सिक्योर। उसका मतलब ये होता है कि जिसने वो वेबसाइट डाली है वो सिक्योर नहीं है, उसके पास वो लाइसेंस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ en.wikipedia.org। विकीपीडिया तो वेबसाइट का नाम है। इसके बाद लिखा हुआ है .org। दिस org इज नोन एज, एनीवन नोस, डोमेन, जो आपको खुद बाय करना पड़ता है। तो होस्टिंग कहाँ पे होनी है? होस्टिंग मतलब कहाँ पे वीडियो डाल रहे हो। अब होस्टिंग जब मैं आपको इंटरनल लिंक समझाऊंगी ना, तब आपको होस्टिंग वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको डोमेन क्लियर हो गया। .org का मतलब क्या होता है? और org का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन। सो विकीपीडिया रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन। .in का मतलब क्या होता है? .com का मतलब क्या होता है? कभी देखो, जितनी भी कमर्शियल वेबसाइट है, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह, ये कोई .in वाली नहीं है मोस्टली। ये कोई स्पेशली अगर देखी जाए, कोई .org नहीं होती, ये .com होती है। सो जब भी आप कोई ई कमर्स वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें कमर्शियल वेबसाइट डालते हो। दे आर ऑल कमर्शियल वेबसाइट। दैट इज वाई .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल वेबसाइट। ये .com जो होता है वो कमर्शियल वेबसाइट की तरफ से होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एनीवन, किसी को डाउट है? .in भी हो गया, जैसे इंडियन पर्पज के लिए हो गया। .us हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हो गया, एंड सम अदर डोमेन जो भी आपको नेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप होस्टिंग वगैरह खरीदते हो, अपनी वेबसाइट को नेट पे पोस्ट करने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम आपको चीज़ों की नॉलेज और अच्छे से आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये सारा, अगर मैं इसको एक चीज़ में बाइंड अप करूँ, तो ये सारा क्या है? दिस इज URL। किसी को URL की फुल फॉर्म पता है जी? बिल्कुल, ठीक है जी। रिसोर्स लोकेटर मतलब ये पूरा वेबसाइट, सॉरी, ये पूरी जो वेब पेज है, इस वेब पेज का जो एड्रेस है वो पूरा इस यूआरएल के अंदर है। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? सबको समझ में आ गया? अब वापस चलते हैं। इस वाले लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाली हूँ, और मैं अपने कोड में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। और ये इसको मैं हटाऊँ, इसको भी हटाएं। ये जो href है, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया। और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विकीपीडिया। मैंने इसको किया सेव, और मैं वापस चलूँगी कंटेंट के अंदर, पेज पे जाऊँगी, इसको रीलोड करूँगी, और यहाँ पे ये देखो क्या आ गया, विकीपीडिया। डन। यहाँ पे भी समझो, यहाँ तक क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग टैग हुआ, और ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग हुआ। इसके अंदर जो आपने लिखा वो क्या होगा? आपका एक्चुअल कंटेंट होगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। पी टैग स्टार्ट किया, पी टैग क्लोज किया, उसके अंदर हमने पैराग्राफ डाल दिया। जो आप
स्टार्टिंग टैग के बाहर क्लोजिंग टैग के अंदर जब लिखते हो ना टैग्स के अंदर, उनको हम एक्चुअल कंटेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ जी सबको? तो यहाँ पे ये विकीपीडिया मेरा एक्चुअल कंटेंट होगा, और आपको पता ही है टैग्स क्या होते हैं, ब्राउजर पे टैग इग्नोर होते हैं और सिर्फ आपका कंटेंट शो होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब ना ये हमने इसके अंदर शो कर दिया, आप रीलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का लिंक आ रहा है, पर कोई अभी लिंक का कलर देख पा रहा है? कौन सा कलर है लिंक का? पर्पल है। तो जरा इसकी लिंक्स की ये जो टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, जरा नोट करो टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक लिख लो। ठीक है जी, कि जो लिंक्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसके अंदर लिखो ब्लू लिंक्स, सेकंड इसके अंदर क्या लिखो, पर्पल लिंक, थर्ड इसके अंदर लिख लो रेड लिंक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये जो आप कलर्स देखते हो ना लिंक के, हर लिंक का जो कलर होता है उसका एक मतलब होता है, उसका एक पर्पस होता है। जैसे कि ब्लू लिंक होते हैं, ब्लू लिंक का मतलब होता है कि वो अनविजिटेड लिंक है। अभी आप जिस आईडी से या जिस कंप्यूटर से आप उस लिंक के ऊपर विजिट कर रहे थे, अभी तक आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करा, अभी तक आप उसके ऊपर विजिट नहीं करे। जो पर्पल लिंक्स होते हैं उसका मतलब क्या है, दे आर विजिटेड लिंक्स, आप उसके ऊपर विजिट कर चुके हो। एंड रेड लिंक्स का मतलब क्या होता है, एक्टिव लिंक। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल ये जो लिंक है वो किस कलर में है, पर्पल में है, क्योंकि मैंने अपनी आईडी से बहुत बार विकीपीडिया की एग्जाम्पल दी है, बहुत बार इसको यूज करा है, तो वो जनरली हमेशा मेरा पर्पल ही शो करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अगर मैं आपको यहाँ पे ब्लू लिंक भी कोई करके बताऊंगी जब हम इंटरनल लिंक लगाएंगे, द मोमेंट मैं इसके ऊपर क्लिक करके रख रही हूँ, तो ये देखो मैं अभी भी माउस मैंने छोड़ा नहीं है, माउस के ऊपर मेरा अभी भी क्लिक है, तो यहाँ पे ये कौन सा बता रहा है, ये रेड कलर का लिंक है। द मोमेंट मैं इसको छोड़ूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो किसी ना किसी पेज पे पहुंच जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? ये क्या है, ये कोई विकीपीडिया की वेबसाइट है, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पे ये नेविगेशन से देख पा रहे हो, ये इधर जाने के लिए, आगे या पीछे जाने के लिए, राइट। अगर मैं एक कदम पीछे जा रही हूँ तो मुझे मेरी वेबसाइट दिख रही है जहाँ पे मैंने विकीपीडिया का लिंक लगाया। द मोमेंट मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो जब ये रेड कलर का होता है ना, मतलब ये एक्टिव हुआ है अभी। एक्टिव होके वो कहाँ पे जाएगा, वहीं पे जाएगा जिसका आपने यूआरएल दिया हुआ है। तो मैंने इसी होम पेज का यहाँ पे यूआरएल दिया था, वो उसी के अंदर पहुंच गया। तो ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है, ये देखो, इसी के अंदर मैंने किसी आउटसोर्स वेबसाइट का लिंक लगा दिया। इस पॉइंट तक सबको क्लियर? कोई है जिसको कोई डाउट है? नो वन? चलो वापस चलते हैं। तो ये तो हो गया मेरी कोई और फाइल का लिंक जो आउटसोर्स था। अब मैं एक और लिंक लगाऊंगी। मान लो कि ये जो फर्स्ट वाली एचटीएमएल है, मेरी कौन सी है, सेकंड एचटीएमएल ना, मुझे सेकंड फाइल को फर्स्ट वाली फाइल से कनेक्ट करना है, इसीलिए तो वेबसाइट बनती है। वेबसाइट कैसे बनती है, होम पेज की फाइल बनाई होगी आपने, अबाउट पेज की फाइल बनाई होगी, टीम्स एंड सर्विसेज की बनाई होगी, फिर आप उन सबको क्या करते हो, लिंक कर देते हो। बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेरी फाइल है, मैं जस्ट इसका पाथ कॉपी करूँगी। जैसे फाइल का नाम होता है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, कॉपी पाथ मिल जाएगा, और आप इसके अंदर अपना पाथ पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो ये आ गया पूरा, देखो पूरा कहाँ से आया, सी यूजर्स मेरे नाम से, वन ड्राइव में से, एंड देन डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फोल्डर, उसकी अंदर फर्स्ट एचटीएमएल है। तो ये एक तरीका हो गया लिंक लगाने का, जब आप खुद की फाइलों में से लिंक लगाते हो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट एचटीएमएल फाइल, सेव करो एंड देन पेज को ज़रा रीलोड करो। तो ये भी आ गई मेरे पास फर्स्ट एचटीएमएल फाइल। मैंने मोस्टली सारे लिंक यूज़ कर रहे होते हैं तो मेरे मेरे पर्पल आ रहे हैं। जब आप ट्राई करोगे आपके ब्लू लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पहले नहीं यूज़ करे होंगे। तो ये सारे मेरे पास इस तरीके के लिंक आ गए। द मोमेंट मैंने अपनी फाइल के ऊपर इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरी वो सारी वेबसाइट खुल गई जो हमने कल वाला काम करा है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने सिर्फ लिंक लगाने सीखे हैं, जब हम नेविगेशन जैसी चीज़ें सीखेंगे ना, फिर हम पूरा एक नेविगेशन बार बनाएंगे, एडमिन पैनल की भी बनाएंगे, जहाँ पर आपको और चीज़ों की क्लैरिटी होगी। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? कोई है जिसको अभी भी डाउट है? नो? चलो वापस चलते हैं। अब इसके अंदर मैं और एक इजी वाला काम क्या कर सकती हूँ, रेदर देन कि मैं ये सारा पाथ कॉपी करूँ, क्या हमारे पास कोई और एक ऑप्शन है? डू यू रिमेंबर मैंने कोई चीज़ बोली थी, जितनी एचटीएमएल की फाइलें हैं जो आगे काम करोगे सभी को एक फोल्डर में रखना। उसका कहने का मतलब क्या था, मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट एंड स्लैश और मेरे पास ये पाथ आ गया। मुझे कौन सी लगानी है? फर्स्ट एचटीएमएल लगानी है। मैंने सेव किया, टैप करा और रुको कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, अगर कंटेंट नहीं कुछ लिखोगे तो वो शो नहीं करेगा। मैं लिख देती हूँ ये सेकेंड लिंक फॉर फर्स्ट एचटीएमएल। देखो एक बियर टैग दे देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी ब्रेक आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दिया सेकेंड लिंक फॉर एचटीएमएल फाइल, तो वो भी इसी के अंदर जा रहा है। दोनों में फ़र्क समझ में आया? रेदर देन कि आप ये पूरा वाला लिंक लगाओ, जस्ट इसको यूज़ करो। डॉट स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी को पता है? डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है? जो करंट फोल्डर होता है। गेटिंग माई पॉइंट? डॉट स्लैश का मतलब होता है जो करंट फोल्डर के अंदर होता है। आप क्या करोगे, जिस जो फोल्डर आपका लोगे, सारे फोल्डर के अंदर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर होगा, उसी के अंदर आपकी सारी एचटीएमएल की फाइल्स होगी। ठीक है जी? चाहे आप क्या कर सकते हो, एक फोल्डर लो, उसके अंदर भी दो फोल्डर बना लो, एक में जहाँ पे सिर्फ आप क्लास वर्क करोगे, दूसरे में आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। या फिर बेस्ट काम क्या है, आप डिफरेंट ड्राइव का यूज़ कर सकते हो, एक डी ड्राइव ले ली और एक ई ड्राइव ले ली। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ? कोई अभी तक ऐसा है जिसको लिंक्स नहीं समझ में आए? नो वन? हाँ जी, विकीपीडिया वाला, ये वाला, इसके अंदर क्या नहीं क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। बिल्कुल फाइल तो सेम ही है, ये देखो सिर्फ अलग पाथ लिया है। मैं बताती हूँ, देखो पाथ लेने का भी एक तरीका होता है। ठीक है जी? जैसे भी मैं ये एंकर मैंने टैग लगा लिया, मुझे जो भी फाइल लगानी है जिसका पाथ, जिसका यूआरएल मुझे लगाना है, या तो मैं उस फाइल को जाके या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके उसका पाथ कॉपी करूँ, तो पूरा पाथ कॉपी हो जाएगा, सी यूजर्स, और पूरा पूरा पाथ कॉपी हो जाएगा। इससे सिर्फ फालतू की इरिटेशन होगी आपको। ठीक है जी? ये इसकी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। आप सिर्फ डॉट लिखो, स्लैश लिखो और फाइल का नाम लिखो, जो अपने आप आ जाएगा, आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ जी सबको? एवरीवन? सबको लास्ट तक? हाँ जी, क्लियर? चलो तो वापस चलते हैं और पेज रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिंक्स यहाँ पे लगा दिए। ओके, अब इसके नीचे चलते हैं फिर लास्ट में। तो जस्ट सिंपली है, अब इसके अंदर ना ज़रा इमेजेस लगा लेते हैं। ठीक है, रुको मैं काफ़ी सारे पहले ब्रेक टैग दे देती हूँ, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्लियर रहेगा। अब हम एक इमेज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए क्या यूज़ होगा, हमारे पास एक इमेज टैग होगा। ठीक है जी? हाउ टू इंसर्ट इमेजेस, हाउ टू इंसर्ट इमेजेस। ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल यूज़ दी इमेज टैग। ठीक है जी? अब वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, सिर्फ क्या लिखना है, IMG लिखना है, एंटरेट करो, इमेज टैग बन गया। सिर्फ टाइप करो, एंटरेट करो, टाइप आया टाइप करो, सजेशन एंड करो, देन इमेज SRC। अब यहाँ पे भी कितने एट्रीब्यूट्स है इसके? 2 एट्रीब्यूट्स है फिलहाल के लिए। इमेज के हमने लगाए 2 एट्रीब्यूट्स। याद रखो इमेज का टैग यहाँ पे बंद नहीं होता, इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखना, इसमें सोर्स के अंदर बस आपने इमेज कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इमेज SRC, और SRC मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। जैसे कि एंकर के लिए क्या होता है, href होता है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस होती है, वैसे इमेज के लिए सोर्स होता है। उस सोर्स के अंदर आप इमेज का पाथ लगाते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ALT, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। जरा इसको होल्ड पे रखते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को। पहले देखेंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं। अब इमेज को लगाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप गूगल से, नेट से कोई भी इमेज लेके आओ, सीधी डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या करो, अपने फोल्डर में डाउनलोड करो, फिर उसको पाथ दे के करो। तो पहले फर्स्ट वाला समझ लेते हैं। नाउ द थिंग इज,
कि आपको इमेजेस कहाँ से मिलेगी, तो यूजुअली हम गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे pixels.com, unsplash.com। आप इनसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, चाहे तो आप पाथ भी कॉपी कर सकते हो। बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्लावर्स की इमेज लगानी है, तो फ्लावर्स मान लो जस्ट मुझे गूगल से चाहिए। कई बार होता है ना कि जो आप यहाँ से पिक्चर ले रहे हो वो आपके वेब पेज पे ठीक से नहीं प्रेजेंट हो रही, पिक्सल फट जाते हैं समथिंग। तो उसके लिए आपको अलग वेबसाइट बताई है, प्लीज़ उनको ज़रा नोट डाउन कर लेना। एक बार मैं उनके लिंक भी आपको भेज दूंगी। ठीक है जी। तो फिलहाल ज़रा सपोज मुझे थोड़ी छोटी सी इमेज लगाते हैं। सपोज ये इमेज मुझे लगानी है, तो ये इमेज आगे थोड़ी क्लियर आ रही है। जस्ट मुझे ये करना है, मैं राइट क्लिक करूँगी, कॉपी इमेज एड्रेस है, कॉपी किया, मैं वी एस कोड में आई, सोर्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मेरा लिंक लग गया। ठीक है। हमने इसको सेव करना है, वापस जाना है अपने कोड के अंदर, पेज रीलोड करना है, और यहाँ पे ये मेरी इमेज आ गई। राइट। अब ये जो मेरी इमेज है कोई भी इसको ठीक से नहीं देख पा रहा। राइट। इसका मतलब ये है जो आपने इमेज लेके आए हो ना, वो बहुत ही बड़ी है एज कम्पेयर टू योर ब्राउजर साइज। तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, हाइट विड्थ दे के उसको फिक्स करेंगे। अब हम थोड़े यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसका एट्रीब्यूट डालो हाइट। हाइट कितनी देनी है, मान लो मैं इसको जो हाइट है वो मैं कितनी दे रही हूँ, 100 पिक्सल दे रही हूँ। पी एक्स मतलब पिक्सल। अब वाई पिक्सल ही क्यों, जब अपने फ़ोन के कैमरास वगैरह देखते हो तो आप जब पिक्चर वगैरह खींचते हो कैमरे में कैप्चर करते हो, वो भी पिक्सल्स में ही होती है। पिक्सल्स क्या होती है, डॉट 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 होती है, और डॉट डॉट से एक पूरी आपकी पिक्चर जो होती है, इमेज होती है, वो कैप्चर होती है, जिसको हम इमेज प्रोसेसिंग या इमेज रेंडरिंग बोलते हैं। अब यहाँ तक मैंने उसको बोला कि जो हाइट होगी वो 100 पिक्सल होगी, और जो उसकी विड्थ होगी वो कोई 300 पिक्सल होगी। जस्ट मैंने अपनी मर्जी से दे दिया है। तो ये कुछ इस तरीके की इमेज आ गई है। ठीक है जी। अगर आपको पता है हाइट और विड्थ एकदम इक्वल दे दोगे तो वो स्क्वायर शेप के अंदर आ जाएगी। राइट। सपोज मुझे इसको जो विड्थ है वो भी 100 ही देनी है, टैब हिट एंटर, तो ये कुछ इस तरीके की आ रही है। अब सबको इमेज दिख रही है, क्लियर हुआ सबको। तो ये होगी हमारे पास एक इमेज। बट ये जो मैंने लिंक लगाया ना यहाँ पे, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी आप सीख रहे हो तो अभी आपको ये इमेज सबको नजर में आएगी। जब आप किसी का प्रोजेक्ट हैंडल करोगे, जब आप क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, तो उस टाइम आपको पिक्चर्स डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेट करनी पड़ती हैं, प्लगइन्स पूरे डालने पड़ते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि ये जो पिक्चर अभी आपने पाथ कॉपी कर रही है, समथिंग कुछ भी होता है ना, वो आप ही के सिस्टम में चल सकती हैं। वो किसी हो सकता है जो और दूसरा क्लाइंट आपका सिस्टम यूज़ करे, हो सकता है उसका वर्जन पुराना हो या समथिंग कुछ और प्रॉब्लम हो, वो विंडोज 7 यूज़ कर रहा हो या 8 यूज़ करता हो सकता है उसके ये पूरे कंप्यूटर के अंदर वो प्रोजेक्ट चले ही ना। ये ना हो सिर्फ टेक्स्ट शो हो और इमेजेस शो ही ना हो, तो उस चीज़ में क्या होता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको यही चाहिए कि आप इस चीज़ को यूज़ करने के अलावा आप दूसरा काम करो, आप इमेज को डाउनलोड कर लो। यहाँ तक क्लियर। अब ज़रा देखते हैं इमेज को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई और इमेज चाहिए, इसको मैं कट कर देती हूँ। मान लो मुझे ये इमेज चाहिए, सिंपली आप इसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, जैसे सेव एज पिक्चर कर सकते हो या फिर अनस्प्लैश जैसी वेबसाइट में। मैं वैसे बताऊंगी आप गूगल से मत किया करो, क्योंकि पिक्सल फट जाते हैं, समथिंग कुछ और प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो मेरा तो क्लियर आ रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में मैं गारंटी नहीं दे सकती। तो आप अनस्प्लैश या फ्री पिक्सल जैसी, फ्री पिक्सल्स भी होती है, फ्री पिक नाम की वेबसाइट भी होती है, उससे भी आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। मान लो मुझे पिक्चर सेव करनी है, मैं जस्ट सेव इमेजेस कर रही हूँ, और मुझे अपने किसी फ़ोल्डर में करना है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मेरा एचटीएमएल फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लूँगी जिसका नाम क्या है, इमेजेस है। मतलब एक पूरे मेरे एचटीएमएल के लिए हो जाएगा, एक सिर्फ मेरे इमेजेस के लिए होगा। तो इमेजेस का नाम भी रख देते हैं ज़रा यहाँ पे। रुको रुको, कहाँ पे गई, इमेज फोल्डर, और इमेज के अंदर सेव करना है। यहाँ पे उसका एक नाम रख देते हैं, मान लो मैंने उसका नाम रखा पिक, एंड इसको मैंने सेव किया। वापस चलते हैं वी एस कोड के अंदर, एंड ज़रा एक और इमेज लगा लेते हैं। तो ब्रेक टैग किया, एक और ब्रेक टैग, जस्ट यहाँ पे मैं इमेज लगा दूंगी, एंड यहाँ पे डॉट और स्लैश। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट एचटीएमएल और सेकंड एचटीएमएल आ रही है, उसके बाद इमेजेस नाम का एक फोल्डर शो हो रहा है। उस फोल्डर के ऊपर आपने जाना है, क्लिक करना है, और उसके अंदर आपकी पिक इमेज होगी। डॉट स्लैश क्या बताता है, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर के बाद भी एक इमेजेस फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जाके आपको ये पिक मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेव करो,
टैप करो और ज़रा पेज को रीलोड करो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी पिक्चर आ गया। तो सेम वही चीज़ हम करेंगे, हाइट विड्थ उसको दे देंगे। हाइट इज़ गोइंग टू बी 100 पिक्सल एंड विड्थ इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 100 पिक्सल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ अभी भी? जिस तरीके की पिक्चर डाउनलोड करोगे आपके पास ऐसी आ जाएंगी। आपको जैसे सर्च करनी पड़ेगी ना, जैसे आप एसवीजी फिल्म पिक्चर्स लेना चाहते हो, पीएनजी लेना चाहते हो, या समथिंग कुछ और पिक्चर लेना चाहते हो, गिफ्ट लेना चाहते हो, तो आपको उस तरीके की सर्च करना पड़ेगा और आप वैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट मेरी नज़र पड़ गई, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डन। इसके अंदर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको कोई इमेज अच्छी लग रही है, आप उसको डाउनलोड करो, लेकिन डाउनलोड बस ये देखना कि आप कोई एड्स वगैरह इसके अंदर मत लो। कुछ नहीं लिखना। HTML बड़ी ही ईजी लैंग्वेज है। इमेज टैग लगाओ, उसके अंदर आपने सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जब मैंने पिक्चर डाउनलोड करी तो मैंने उस टाइम फाइल का नाम चेंज कर दिया था। फोल्डर तो उसके अंदर रखा, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, लेकिन जो उसकी टाइप होती है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और इमेज डाउनलोड करनी है, मान लो ये वाली है, आप इसको सेव इमेज एज करोगे। अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG वाली है, ठीक है। अगर आप इसको ऑल फाइल्स में करते हो या किसी और चीज़ में चाहिए तो, वरना अगर सपोज ये थी, जब मैंने इसको सेव इमेज एज करा था तो इसकी एक्सटेंशन कुछ और थी। तो जैसे आप इमेज को डाउनलोड वगैरह करते हो ना, तो उसकी एक्सटेंशन उसके साथ ही आती है। बस जस्ट आपको ध्यान में रखना है आप कौन सी इमेज ले रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाइट विड्थ जितनी आपको, मैंने जस्ट, अगर मैंने 100 करी है डजेंट मीन कि आपने भी 100 करनी है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, ज़्यादा दे के देखो। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है या समथिंग? एनीवन? नो वन? एक बार इसको नोट कर लो, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो एक बार देख लो, साथ साथ में रिकवर करते जाओगे तो ईजी रहेगा। सबने अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में डाली है? चार इसमें है। सब मैंने कर दिया। चलो, एक टैग हम और करते हैं इसके अंदर। कौन सा? एक एब्बर टैग। एब्बर टैग होता है एब्रीवेशंस के लिए, ठीक है जी। मान लो एब्बर टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, WW। अब WW ये स्टैंड किसके लिए करता है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो आप इसके अंदर क्या दे सकते हो, इसकी एब्रीवेशन दे सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर होल्ड करके रख लूँ तो मुझे ये वर्ल्ड वाइड वेब नज़र में आ रहा है। लास्ट में दिख रहा है सबको? देखो, इसके अंदर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी आप इसके अंदर मेंशन करोगे वो आपको ब्रीफ में बता देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इसके अंदर हम थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि ऐसे कौन से टैग्स हमें कहाँ पे लिखने चाहिए, पार्टीशंस किस हिसाब से होगी। इफ इन केस अगर आपको याद होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको वेब टेक्नोलॉजी समझाई थी, उसके अंदर हमने लेआउट डिस्कस करे थे।
फॉर एग्जांपल जैसे ये है। अब डिफरेंट वेबसाइट के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, एंड मज़े की बात ये है कि जो आजकल की वेबसाइट बनती है ना, वो ज़्यादा लेआउट्स के ऊपर फोकस ही नहीं करती। उनको होता है कि एक वेबसाइट को जितना अच्छे से दिखा सकते हो, चाहे आपको लेआउट तोड़ना ही ना पड़ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ वेबसाइट होती हैं, वो कहती है कि हेडर ऊपर लगाओ, नीचे फूटर लगाओ, यहाँ पे नैव बनाओ, यहाँ पे कंटेंट लिखो। ये जो इस तरीके का एक लेआउट है, वो पहले सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके लिए होता था? एडमिन पैनल के लिए। इसको हम एडमिन का डैशबोर्ड बोलते थे, कि यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, उसके नीचे समथिंग कुछ डेट एंड टाइम फिक्स होगा जो सिर्फ एडमिन के लिए होगा, और यहाँ पे एडमिन की पिक्चर लगा के उसके अंदर होम अबाउट देते थे, और यहाँ पे एडमिन का सारा कंटेंट होता था। मान लो अगर मुझे फ़्लाइट की रिजर्वेशन वगैरह करनी है, फ़्लाइट को ऐड करना है, फ़्लाइट की टाइमिंग चेंज करनी है, गेट नंबर चेंज करने हैं, कौन सा एम्प्लॉय किस गेट नंबर पर मौजूद होगा, उसका कंटेंट उसको इधर शो होता था। पर आजकल की जो कुछ वेबसाइट हैं, वो कहती हैं वो आपको सिर्फ ये जो लेआउट है वो एडमिन के लिए मत रखो, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ लगा सकते हो, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग को वो एक अनदर लेवल पे ले गए हैं, जहाँ पे एक वेब डेवलपर अपने हिसाब से अपने क्लाइंट के लिए जो उसकी डिमांड है वो सबको पूरा करने के लिए तैयार है। सेकेंड लेआउट समझते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हेडर है, इधर नैव है, कुछ सेक्शन बना दो, आर्टिकल लिख दो, असाइड टैग बना दो, और यहाँ पे फूटर बना दो। तो कुछ इस तरीके के टैग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना ये कुछ हेडिंग वाला सेक्शन लिखना है या समथिंग कुछ, अगर मुझे इस पार्ट को लेके जाना है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगी, मैं इसको लिख दूँगी हेडर के अंदर। मैंने इसको करा पेस्ट, एंड बिफोर दैट हेडर के अंदर मैं यहाँ पे h1 दे देती हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल देती हूँ। जैसे ये हेडर ख़त्म होगा, लास्ट में जब जहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, इसके बाद चलो लास्ट में देते हैं, फूटर टैग हो गया। डन। सो ये हाइपरलिंक के ऊपर ये जो मैंने ऊपर दे दिया वो कौन सा हेडर टैग हो जाएगा, और नीचे कौन सा होगा? फुटर टैग होगा। उसके अंदर जितना भी है ना, ये सारा क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा। अब उस कंटेंट को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 पार्ट, 2 पार्ट या 3rd पार्ट। जैसे अगर मान लो विकीपीडिया की किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि विकीपीडिया का जो सारा कंटेंट होता है वो कहाँ पे होता है? सेंटर में। राइट, ये देखो, उसका सारा कंटेंट आपको सेंटर में ही मिलेगा। ऊपर उसकी सर्च बार हो जाएगी, कुछ उसके नेविगेशंस हो जाएंगे, और यहाँ पे उसने कुछ अलग कंटेंट दिए होंगे। अब इस वाले सारी लेआउट को, जितना ये वाला पार्ट है, उसको हम असाइड टैग मान के चलते हैं। असाइड क्या होता है? थोड़ा साइड पे, सेंटर में नहीं होता वो, किसी और को साइड पे होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो जाता है असाइड टैग। अब ये क्या हो जाता है? सारा के सारा सेंटर। अगर मान लो फिलहाल आपको CSS नहीं आती, फिर भी आप चाहते हो कि आप अपना कंटेंट जो है वो सेंटर में ला सकते हो, एंड फॉर दैट हम एक टैग को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम क्या होता है? सेंटर टैग। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा पूरा P टैग है, मैं उसको सेंटर में डाल दूँगी यूजिंग द सेंटर टैग, और ये रेड कलर का ही आएगा। जनरली अगर आपको कोई टैग एक्सेप्ट फॉर सेंटर, कोई टैग अगर आपका रेड कलर का हो रहा है, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो टैग्स लिखने में। लेकिन सेंटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर रेड कलर का ही होता है। सेव करो, टैब करो, और रीलोड करो। तो अब देखो ये जो मेरा पूरा पैराग्राफ है वो सेंटर में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई ऐसा जिसको भी डाउट है? चाहो तो पूरा जितना भी आपका ये जो है ना, अगर आप चाहो आप बॉडी के बाद सीधा सेंटर शुरू कर सकते हो। ये जहाँ तक मैंने कंटेंट लिखा है हेडर तक, मैं सबको कंट्रोल एक्स करूँगी, और यहाँ पे मैं सेंटर लगा दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, सेव, टैब, हिट एंटर, तो मेरा सारा ही कंटेंट जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब वो बात अलग है, फूटर जैसे आप वर्ड में लगाते हो ना, हेडर और फूटर लगाते हो, ऊपर वाला कंटेंट मैंशन करने के लिए, नीचे वाला कंटेंट मैंशन के लिए, सिर्फ पार्टीशन के लिए होता है हेडर और फूटर। ठीक है जी।
जैसे एक अंडरस्टूड सी चीज होती है, जो कोई ऑथर का नाम होता है या पेज नंबर्स होते हैं वो हम फूटर में ही लगाते हैं, वो एक अंडरस्टूड सी चीज होती है, वैसे आप फूटर टैग को यूज कर सकते हो। ये फूटर टैग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इसके बगैर आपकी एचटीएमएल नहीं चलेगी, बट जस्ट इज अ पार्ट ऑफ एचटीएमएल। एक मेंशन, एक कंसेप्ट बना के रख दिया गया है कि अगर आपको नीचे कुछ मेंशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स मेंशन करने हैं, तो पार्टनर्स के लिए आप अलग से एक सेक्शन बनाते हो, दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज व्हाट, दिस फूटर। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? कोई ऐसा इसको अभी तक नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो टाइटल के अंदर ही वो आप कंटेंट को मेंशन करोगे। टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वो कंटेंट होता है जो इसकी फुल फॉर्म होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक बना के दिखाऊं, तो मान लो ये, हाँ, तो उसको मत लो। तो मान लो VS कोड भी, VS कोड की जो फुल फॉर्म है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। मैं उसको सेव करूँगी, टैप करूँगी एंड रीलोड करा, और ये आ रहा है VS कोड। यहाँ पे जो भी आपने बताया होगा विजुअल स्टूडियो कोड वो उसके अंदर मेंशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? अब वो बात अलग है कि हम एबर को इतना नहीं यूज़ करते। हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, एबर की बजाय लोग प्रेफर करते हैं कि इस VS कोड का एक अलग से ही वेब पेज हो जाए। जैसे विकीपीडिया के अंदर हर छोटे छोटे उन्होंने जो लिंक लगाया उनका अपने आप में एक वेब पेज होता है। तो ये आपकी चॉइस है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जो वेबसाइट बना रहे हो वो कमाल की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है जी? जो आप क्लाइंट को बता सो कि ये आपने इस तरीके से आपने काम करा है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो वन? ओके। एक बार चेक कर लो अगर किसी का कुछ मिसिंग हुआ है तो। मंडे से मैं CSS स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, आपके पास 2 दिन होंगे। सैटरडे का टाइम है, संडे का टाइम है। जिस चीज़ की डाउट है ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। एंड मंडे को सबसे पहले असाइनमेंट चेक होगी। जिसकी असाइनमेंट नहीं है वो फिर क्लास में एंटर नहीं होगा। असाइनमेंट में जैसे अभी तक आपको जितना काम कराया, असाइनमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, हर एक के एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले काम क्या करवाया था? हेडर, हेडिंग टैग, हाँ जी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट बताया था, टाइटल का नाम कैसे चेंज करते हैं, यही सबसे पहला जो करा आप लोग को वही याद नहीं है? जो सबसे पहली चीज़ आपने करी थी